नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 18 सितंबर 2020। 18 और 17 सितंबर का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनेगा, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी अतिरिक्त जानकारी बनेगी मित्रों, आराम से डिस्कस कर लेंगे। मुझे आशा है कि हमारे परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके पास पेन और पेपर, इंडिया का और वर्ल्ड का मैप तो सामने बिल्कुल टंगा रखा होगा। पेन हाथ में होगा, कॉपी साथ में होगी, आराम से लिखने के लिए तैयार हैं, वर्ल्ड का भैया भ्रमण करने के लिए तैयार हैं। आइए सर, उससे पहले हम अपने मित्रों को जरूरी सूचना में बता दें, रोजाना भैया हम थोड़ा विज्ञापन कर देते हैं। जनवरी से लेकर के सितंबर का करंट अफेयर है, रोजाना शाम 7 बजे। मेरे प्यारे मित्रों ध्यान रख लेना, जनवरी से सितंबर का करंट अफेयर आपकी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगा। रोजाना शाम 7 बजे 24 घंटे में से हम सिर्फ आपका आधा घंटा लेते हैं, बहुत सारी रोचक जानकारियां सिखाते हैं। उससे पहले एनिमल किंगडम करा दिया है मित्रों, जंतु जगत का वर्गीकरण, बहुत इंपोर्टेंट सेशन है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। जितने भी हमारे परिवार में नए सदस्य जुड़े हैं, आराम से जाकर के देखिए पहले कितनी रोचक जानकारियां सिखाई हैं। मेरे प्यारे मित्रों, पाचन तंत्र भी हमने करा दिया है, डाइजेस्टिव सिस्टम, आराम से भैया देखिए एक बार जाकर के। पार्ट 1 में तो हमने पूरी पिक्चर दिखाई है, सेकंड में डिटेल में चर्चा की है। आइए सर शुरू करते हैं अपना सवाल। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपने क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड को 1 महीना के लिए निलंबित कर दिया है? मेरे प्यारे मित्रों, साउथ अफ्रीका ने कर दिया है। अरे सर गजब की बात कर दी, अफ्रीका के बारे में तो सर हम बहुत अच्छे से जानते हैं। हमने कहा आइए जरा घुमा देते हैं अफ्रीका को। यहाँ से आएंगे ना, बिल्कुल ये स्पेन दिख रहा है आपको, या जिब्राल्टर संधि मिल जाती है। वहां से थोड़ा आगे जाएंगे तो मेडिटेरियन सी, वहां से हमने ये सिनाई पेनिनसुला काट करके आराम से रेड सी में आते हुए, बाबे मंडल होते हुए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका होते हुए, मेरे प्यारे मित्रों ये बिल्कुल अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है एशिया और यूरोप से। याद रख लेना, यही वो सोमालिया है जहाँ के लुटेरे दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस हैं। मेरे प्यारे मित्रों, उन्हीं लुटेरों से भैया निपटने के लिए इंडिया वालों ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था अपहरण। साउथ अफ्रीका कहां पर है? हमने कहा अफ्रीका तो एक कॉन्टिनेंट है, उसमें साउथ अफ्रीका एक देश है। याद रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मेरे प्यारे मित्रों कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। साउथ अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, आपको भैया आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। सर ये 3 राजधानियां हैं, बता देना है। ये एक राज्य है, छोटा सा सफेद सफेद सा दिख रहा होगा इसी साउथ अफ्रीका के बीच में, जिसका नाम है लिसोथो। याद रख लेना, हमने अपने मित्रों को बताया था जब हमने अफ्रीका कॉन्टिनेंट पढ़ाया था भैया बेहतरीन तरीके से, कि ये जो इजराइल है, इजराइल से ऊपर जो लेबनान देखते हैं या बेरूत, उसकी राजधानी है। आए दिन बम बहुत फट रहे हैं वहां पर। वहां से आराम से मोजाम्बिक चैनल तक रिफ्ट वैली बनती है। रिफ्ट वैली कब बनती है? जब 2 प्लेटें दूर भागती हैं, और जब 2 प्लेटें आपस में भैया गले मिलती हैं तो एक पर्वत का निर्माण होता है। सिंपल है ना। ये वही अफ्रीका कॉन्टिनेंट है जहां से 3 रेखाएं गुजरती हैं। कौन कौन सी? देखिए, कर्क रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा गुजरती है, मकर रेखा गुजरती है। आंसर दो कमेंट बॉक्स में भैया। कर्क रेखा को तो इंडिया में माही नदी 2 बार मतलब क्रॉस करती है, और भूमध्य रेखा को कांगो नदी करती है भैया। मकर रेखा को लिम्पोपो नदी करती है। याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों। ये देखिए हमने जूम करके भी दिखा दिया है आपको भैया, ये है लिसोथो। याद रख लेना, इसी अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बीच में साउथ अफ्रीका के बीच में लिसोथो है। एक राजधानी आपको दिख रही है केप टाउन है, एक भैया ये वाली राजधानी है, दूसरी और बता दो, सब इसी में लिखा हुआ है। बड़े आगे, हाल ही में शुक्र ग्रह पर किस गैस की खोज हुई है? आपको यह भी पता होगा मेरे प्यारे मित्रों, इसी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक नील नदी बहती है। आए दिन हम रोजाना चर्चा करते हैं तो कर ही देते हैं अपने मित्रों को। ये भैया लेक ऑफ विक्टोरिया दिख रही है, जहाँ तांजानिया है वहां पर। वहां से आराम से भैया बिल्कुल व्हाइट नील निकलती है, और इथोपिया से लेक ताना से मेरे प्यारे मित्रों आराम से ब्लू नील निकलती है। दोनों जाकर के सूडान में गले मिल जाती हैं, आगे बढ़ती हैं, आराम से नील नदी होते हुए मिस्र होते हुए भूमध्य सागर में खुल जाती है। आइए सर बढ़ते हैं। दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी।
हाल ही में शुक्र ग्रह पर किस गैस की खोज हुई है? सर अभी तो वैज्ञानिक जगत पूरा हिल रखा है। सर क्या हो गया? हमने काम बताएं मेरे प्यारे मित्रों, बहुत ही ध्यान से आपको समझना है। पूरा साइंटिस्ट जो है ना, पूरा विज्ञान जगत की बात करें, ये इसी चक्कर में, यहाँ गैस का नाम हम पहले बता दें अपने मित्रों को, फॉस्फीन खोजी गई है। सर फॉस्फीन गैस से पूरा का पूरा विज्ञान जगत हिल गया। हमने की हाँ, गजब की बात है मेरे प्यारे मित्रों। यदि ये देखा गया है इस गैस के खोजने के बाद कि बिल्कुल जो भैया पृथ्वी के बाद यदि जीवन कहीं भैया मेरे प्यारे मित्रों, जीवन यदि कहीं संभव है तो आराम से शुक्र ग्रह पर है, याद रख लेना। अरे सर गजब की बात कर दी, या तो इंसान फिर यहाँ पृथ्वी के अलावा फिर क्या शुक्र ग्रह पर रहेगा? हमने कहा बिल्कुल, ये खोजा गया है। और मैं आपको गजब बात बता दूं मेरे प्यारे मित्रों, ये 2017 में पूरे विज्ञान लोगों ने खोज लिया था कि शुक्र ग्रह पर फॉस्फीन गैस पाई जाती है। अरे सर 2017 में खोजी गई तो आप तो आज बता रहे हैं। हमने कहा विज्ञान भी इस वजह से हैरान थे भैया, साइंटिस्ट भी इस वजह से हैरान थे कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है शुक्र ग्रह पर। यदि हम घोषणा भी कर देंगे कि शुक्र ग्रह पर फॉस्फीन गैस पाई जाती है, फिर भी कोई मानने को तैयार नहीं होगा। सर ऐसा क्या है फॉस्फीन गैस में? हमने कहा आपको बताएं हम, ये गजब की बात है। ये जब ही फॉस्फीन गैस वहां पर बनती है जहां मेटाबॉलिक अपापचयी क्रियाएं होती हैं। द्वारा सुने मित्रों, ये फॉस्फीन गैस का निर्माण तभी संभव है जहां पर भैया मेटाबॉलिक या अपापचयी क्रियाएं होती हैं। सर ये क्या होता है? हमने कहा वहां पर या तो कोई पहले जीव जंतु रहा होगा या वहां कोई मानव रहा होगा। मित्रों याद रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, नोट कर लेना। सर ये रासायनिक क्रियाओं से बनने वाली गैस नहीं है मेरे प्यारे मित्रों कि हमने दूसरी गैस मिला करके आराम से इस गैस का निर्माण कर दिया। सवाल समझिए और लॉजिक लगाइए। सर जब ये अपापचयी क्रियाएं मानव के द्वारा, तो ऐसा है ना कि शुक्र ग्रह पर कभी तो जीवन संभव होगा। हमने की हाँ, देखिए वैज्ञानिक जगत हिल क्यों रखा है पता है ना आपको? ये बहुत सारे मिशन भेजते हैं। सबसे पहले तो रसिया ने भेजा था। ये इतना गर्म ग्रह है मेरे प्यारे मित्रों, इतना गर्म ग्रह है कि इसका टेम्परेचर तो 462 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ पर कोई मिशन जाता है उससे ही पहले जल करके राख हो जाता है। ये आग का गोला है एक तरीका से। मेरे प्यारे मित्रों देखिए, विज्ञान जगत इस वजह से हिल गया है। मैं कम शब्दों में बताऊं कि यहाँ जब फॉस्फीन गैस पाई गई है, बहुत बार अध्ययन किया गया 2017 से लगातार, जब देखा गया तो इन्होंने घोषणा कर दी कि हाँ भैया शुक्र ग्रह पर फॉस्फीन गैस है। मेरे प्यारे मित्रों जब फॉस्फीन गैस है तो यहाँ कोई जीवन संभव है। जब जीवन संभव है तो कैसा हुआ है सर, यहाँ तो कैसे जीवन संभव हो सकता है जब कोई भी मिशन यहाँ पहुंच ही नहीं सकता, इतनी आग है तो जीवन है कैसे संभव? साइंटिस्ट लोगों इस वजह से हैरान थे कि यहाँ ऐसा तो नहीं है। द्वारा मेरी बात को ध्यान से समझे मेरे प्यारे मित्रों कि पहले कभी वंस अपॉन ए टाइम करोड़ों साल पहले यह जीवन हुआ करता हो। द्वारा सुने, यहाँ हजारों करोड़ों वर्ष पहले जीवन हुआ करता हो और भैया मेरे प्यारे मित्रों आराम से धीमे धीमे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती गई और ये एक दिन गोला आग में तब्दील हो गया। क्योंकि आपको पता है जिस तरीका से पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम CO2 कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों 0.03% पाई जाती है, याद रख लेना। इसी इतनी सी गैस की वजह से भैया देखिए समुद्र में उफान आने लगते हैं, जीवन नहीं है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है, कितनी दिक्कत खड़ी हो जाती है। और मेरे प्यारे मित्रों गजब की बात है कि शुक्र ग्रह पर तो 95% कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। इसका मतलब ये साइंटिस्ट लोग ये लगा रहे हैं कि जिस तरीका से शुक्र ग्रह एक आग के गोले में तब्दील हो गया, क्या पृथ्वी भी उसी तरीका से आगे भैया जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है, क्या वंस अपॉन ए टाइम आते ही क्या पृथ्वी भी शुक्र ग्रह की तरीका से आग के गोले में तब्दील हो जाएगी? पॉइंट नोटेड करने का है मेरे प्यारे मित्रों, याद रख लेना। क्योंकि यहाँ कार्बन डाई बढ़ती जा रही है, जब वहां फॉस्फीन गैस शुक्र ग्रह पर पाई गई है इसका मतलब वहां जीवन था।
अब ऐसा भी हो सकता है साइंटिस्ट लगा रहे हैं बैक्टीरिया हो, ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं मेरे प्यारे मित्रों जो बहुत सारे टेम्परेचर में रह सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, अलग अलग बहुत सारा विज्ञान जगत हिल गया है कि ऐसा नहीं है कि हमारा पृथ्वी भी भैया आग के गोले में तब्दील हो जाए। लिख लिया ना आपने? यहाँ बहुत सारे भैया बादल जो बनते हैं वो भी अम्लीय बनते हैं मेरे प्यारे मित्रों, पता होना चाहिए इसके बारे में भी। और ये एक बात गजब की है, मैं आपको बता दूं, आपने शुक्र ग्रह देखा है कि नहीं बताइए, थम्स अप करिए। आप जब मॉर्निंग में उठे तो आप चंद्रमा के अलावा कोई भैया जैसे आप देखते हैं ना सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह यदि कोई देखते हैं तो वो शुक्र ग्रह है, मॉर्निंग प्लेनेट भी कहते हैं और भैया ईस्ट इवनिंग प्लेनेट भी कहते हैं। जब शाम को आपको देखना भैया बेस्ट में आराम से मेरे प्यारे मित्रों, जब आपको चंद्रमा के अलावा कोई यदि चमकीला ग्रह दिखता है तो वो शुक्र ग्रह है, याद रख लेना। देखना आज जा करके, इसका एक दिन पृथ्वी के 243 दिन के बराबर होता है। जब पृथ्वी पर 243 दिन होंगे तब शुक्र ग्रह का एक दिन होगा, जो इसकी एक साल से भैया मेरे प्यारे मित्रों कुछ ही ज्यादा है, ठीक है ना। और याद रख लेना, आप सवाल कहेंगे सर दिन होता कैसे है, हमने कहा अभी आप जानते ही नहीं दिन होता कैसे है। पृथ्वी जब अपनी धुरी पर अपनी कक्षा में चक्कर लगा लेती है तो एक दिन होता है, जब सूर्य का चक्कर लगा देती है तो पूरी वर्ष बनती है, ठीक है ना। आइए सर शुक्र ग्रह के दर्शन करा दें, बहुत सारी रोचक जानकारियां। इसे भैया पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, बहुत सारी जानकारियां आपने ये तो पढ़ी होंगी। क्यों कहते हैं ये लिख दिया है। इसका भैया जो व्यास है बिल्कुल पृथ्वी के बिल्कुल 95% के बराबर है। इसका जो मास है ना वो पृथ्वी के 80% के समान है। दोनों भैया मेरे प्यारे मित्रों इनकी जो डेंसिटी है रासायनिक संरचना समान है। बहुत सारी जानकारियां हमने यहाँ लिख करके दे दी हैं, आप पढ़ लेना, ठीक है। और आइए मेरे प्यारे मित्रों हम दर्शन कराएंगे, अभी दिखाएंगे। ये पहले जो जितने भी आप ग्रह पढ़ते हैं ना सर, एक तो स्टार होता है एक प्लेनेट होता है, देखिए दोनों में अंतर है। दोबारा सुने, एक तो आप स्टार पढ़ते हैं जैसे सूर्य एक स्टार है, स्टार अपनी एनर्जी से चमकता है। प्लेनेट भैया स्टार की एनर्जी से चमकता है, जैसे पृथ्वी एक स्टार है, ये वीनस भी एक स्टार, वो सॉरी पृथ्वी एक प्लेनेट है और वीनस भी एक प्लेनेट है, ठीक है ना। डन है ना इतनी बात मेरे प्यारे मित्रों। आइए देखिए, ये सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ सबसे पहले ये बुध है, बुध आराम से चक्कर लगा रहा है। उसके बाद शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, ये भैया एस्टेरॉयड बेल्ट पाई जाती है यहाँ पर, ध्यान रख लेना। उसके बाद जुपिटर है, ये सैटर्न है, उसके बाद भैया यूरेनस है, नेपच्यून है, फिर आगे प्लूटो मिल जाता है। सर ये चक्कर कैसे लगाते हैं ये तो हमने आज तक नहीं देखा है, आपने तो बता दिया। हमने कहा ये कक्षा दिख रही है ना इसकी, देखिए पृथ्वी अपनी कक्षा पर चक्कर लगाएगी, आराम से भैया सूर्य के चक्कर लगा रही है। आइए मित्रों हम दिखा देते हैं, आपको जूम करके भी दिखा देते हैं, और उससे पहले हम एक वीडियो के माध्यम से अपने मित्रों को जरूर दिखाएंगे कैसे ये चक्कर लगाते हैं सर। आइए मेरे प्यारे मित्रों देखिए जरा, ध्यान से देखें। पिक्चर माइंड में बनना ये सुशील स्टडी परिवार के सदस्यों का, ये हमारे परिवार ने पहले ही ठान लिया है मेरे प्यारे मित्रों। सेशन को दम लगा करके भैया शेयर कर दिया करो, हम आपके लिए इतना सिंपल तरीके से लेकर के आते हैं। देखिए पृथ्वी कहाँ चक्कर लगा रहा है, बुध कहाँ पर चक्कर लगा रहा है, मंगल कहाँ पर चक्कर लगा रहा है, ये शनि कहाँ पर है, ये सारे के सारे घूम रहे हैं कि नहीं बताइए, थम्स अप करिए मेरे प्यारे मित्रों, समझ में आया कि नहीं। ऐसे तरीके से ये सूर्य तो स्थायी है, सूर्य की रोशनी पड़ती है तभी ये ग्रह चमकते हैं। तो आप समझ गए ना प्लेनेट जो ग्रह होते हैं उनमें क्या अंतर होता है, और मेरे प्यारे मित्रों जो आपका स्टार होता है उसमें क्या अंतर होता है। देखिए अब तो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, पृथ्वी अपनी ये चक्कर लगा रही है सूर्य के, और ये छोटा सा आपको बुध ग्रह पहली वाली कक्षा में बुध है सबसे नजदीक है। उसके बाद क्या है, शुक्र है, ये गया शुक्र, देखिए मेरा कर्जर जिस जगह चल रहा है ये गया शुक्र। ये पृथ्वी अपनी अलग दिख रही है, आराम से दिख गया ना, थम्स अप करिए, बढ़ जाएं आगे। चलिए सर बढ़ते हैं, ठीक है ना, बहुत सारा टाइम हो जाएगा फिर भी। हाल ही में नया संसद भवन बनाने का ठेका किस कंपनी को मिला है, हमने कहा भैया लॉर्सन एंड टर्बो को भैया पीछे छोड़ करके टाटा को दिया गया है।
बी ऑप्शन सही है। मेरे प्यारे मित्रों, आपको पता होना चाहिए टाटा के बारे में तो भैया हमने बहुत सारी जानकारी कल भी बता देते हैं। अपने परिवार में नए सदस्य जुड़े हैं उनको भी बता दें। देखिए एयर इंडिया जो है ना, ये टाटा की कंपनी हुआ करती थी। ये जो जहाज आप देखते हैं ये टाटा के थे। टाटा ने गिफ्ट में एयर इंडिया को आराम से भैया सरकार को दे दिया था। अब सरकार उसे भैया 100% उसका निजीकरण करने जा रही है, बेचने जा रही है। तब टाटा ने कहा था कि आप बेच रहे हो ना, ये हमारी संपत्ति है, हम आपको पैसा भी देंगे और आप हमको दे दीजिए आराम से, ठीक है ना भैया। ये टाटा है ना, ये अडानी अंबानी बहुत पीछे है टाटा से। टाटा गांधीवादी नीति पर चलते हैं। कभी ये कहते हैं उनका गांधीवादी नीति का मतलब है मेरे प्यारे मित्रों कि अपने पास उतना संपत्ति धन रखिए जितना भैया अपना खर्चा हो सके, एक्स्ट्रा धन सरकार या समाज सेवा में लगा दीजिए। इसी वजह से टाटा कभी गिनता नहीं है। यदि टाटा अपनी सारी चीजें गिनाने लगेगा ना तो अंबानी अडानी ये सारे के सारे ये इडला बिडला सब बहुत पीछे है मेरे प्यारे मित्रों। सारी चीज आप टाटा के बारे में देखते हैं तो ये है मेरे प्यारे मित्रों संसद भवन। आपको पता है विजडा प्रोजेक्ट जो चल रहा है उसी के तहत भैया जो त्रिकोणीय संरचना है आप सभी को पता है मेरे प्यारे मित्रों, उसी के तहत ये संसद भवन बनाने का ठेका दिया गया है, ठीक है ना। बढ़े आगे, हाल ही में भारत ने लद्दाख में किस तोप की तैनाती की है? चाइना की हरकतों को देखते हुए बोफोर्स तोपें भैया इकट्ठी कर दी गई हैं, क्योंकि कभी भी युद्ध छिड़ सकता है चाइना से। चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है मेरे प्यारे मित्रों, याद रख लेना। कहां पर? लद्दाख में। बढ़े आगे, हाल ही में नेपाल ने किस देश के साथ माउंट एवरेस्ट को मापने की घोषणा कर दी? सर गजब का सवाल है। हमने कहा हाँ मित्रों ध्यान रख लेना, नेपाल ने चाइना के साथ भैया इन्होंने कह दिया है हमको ना पता, हम तो द्वारा नापेंगे इसकी। क्यों नापोगे भैया? हमारा मन है भैया, नेपाल वाले दद्दा ने कह दिया। अच्छा मन है? ना 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 भैया मन नहीं है। ये जब अर्थक्वेक आते हैं, भूकंप आते हैं, जब प्लेटें टकराती हैं तो ये इसकी दूरी घट या बढ़ गई होगी, इसकी वजह से नापने का काम चाइना के साथ किसने किया है? नेपाल ने किया है। आइए सर माउंट एवरेस्ट के बारे में हम अपने मित्रों को जरूर बताएंगे, ऐसा नहीं है। आपने पढ़ा है पहले काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, बताइए शिवालिक श्रेणी पढ़ा है कि नहीं? हमने अपने मित्रों को तो बहुत सारी भैया रोचक जानकारियां सिखाई हैं। ये वाला देखिए पूरा, जिस जगह मेरा पेन चल रहा है, जिस जगह मेरा पेन चल रहा है ध्यान से समझें, ये ग्रेट हिमालय है, जिसे महान हिमालय कहते हैं। ध्यान रख लेना, यदि भैया ग्रेट हिमालय यदि हकीकत में देखा जाए तो भैया याद रख लेना हिमालय की सबसे ऊंची चोटी मेरे प्यारे मित्रों इसी ग्रेट हिमालय में माउंट एवरेस्ट है, याद रख लेना। ये जो आप केटू पढ़ते हैं ना, ये केटू तो काराकोरम श्रेणी में है, जिसे कृष्णागिरी कहते हैं। हमने अपने मित्रों को बहुत सारा पहले ही सिखा रखा है। इसके बाद ये वाली देखिए शिवालिक श्रेणी है, ध्यान से समझ में आ रहा है कि नहीं? सर ये वाला तो मैप समझ में ही नहीं आता है। हमने का ध्यान रख लेना, इसे ग्रेट हिमालय कहते हैं, क्योंकि देखिए ये वाली लाइन बहुत लंबी है, महान हिमालय है, मुख्य हिमालय है। इसे भैया काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी, ये तीनों श्रेणियां बिल्कुल ट्रांस हिमालय में आती हैं। दोबारा सुने, ग्रेट हिमालय यहाँ पर है, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणियां हमने पढ़ाई कि नहीं? ये तीनों श्रेणियां मेरे प्यारे मित्रों ट्रांस हिमालय का हिस्सा हैं। आइए सर हम दिखाते हैं कहां पर क्या है, ठीक है। ये काराकोरम श्रेणी याद कर लेना, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, शिवालिक श्रेणी। सर पहले कौन सा आता है? हमने कहा पीर पंजाल श्रेणी पहले आती है, धौलाधर बाद में आती है, याद रख लेना। यही काराकोरम श्रेणी है जिसमें केटू स्थित है मेरे प्यारे मित्रों, याद रख लेना। काराकोरम श्रेणी को ही कृष्णागिरी कहते हैं, पुराना नाम इसका है। काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के बीच में आपको पता है पेंगोंग त्सो है, याद रख लेना। लद्दाख के बाद जास्कर ये क्रम लगाने के लिए आता है कि नहीं मित्रों? बताइए थम्स अप करके। पीर पंजाल श्रेणी धौलाधर श्रेणी के मध्य में क्या स्थित है? कुल्लू घाटी स्थित है, याद रख लेना। ये महत्वपूर्ण सवाल है। हमने बताया था काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी वाला हिस्सा ट्रांस हिमालयन से नाम से जाना जाता है। हमने अपने मित्रों को बताया था जब माउंट भैया पूरा पर्वत पढ़ाया कि पहले पर्वत पढ़ेंगे दो प्रकार से, उत्तर भारत के पर्वत, दक्षिण और मध्य भारत के पर्वत। जब हमने उत्तर भारत के पर्वत की बात करी थी मेरे प्यारे मित्रों, तो हमने बताया था कि आराम से पहले हम भैया आयु के आधार पर पढ़ेंगे, तब बताया था बृहद हिमालय या महान हिमालय।
उसके बाद लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय। बताइए मेरे प्यारे मित्रों, इतना बात याद कराई। फिर हमने कहा था नदियों के आधार पर पढ़ेंगे। नदियों के आधार पर पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, फिर असम हिमालय पढ़ेंगे। हाँ सर, ये बात तो बताई हमने कहा। फिर हमने आपको ये बताया था कि पंजाब हिमालय में ही ये काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, शिवालिक श्रेणी आती हैं। आइए सर, नदियों के आधार पर कैसे हम बांटते हैं एक बार चर्चा कर देते हैं। ये वाली सिंधु नदी है मेरे प्यारे मित्रों, याद रख लेना। ये वाली सतलज नदी है, याद रख लेना। पूछा जाता है सिंधु और सतलज के बीच वाले हिमालय को क्या कहते हैं, तो पंजाब हिमालय कहते हैं। पंजाब हिमालय की कितनी श्रेणियां हैं, तो आंसर लगा देना। काराकोरम श्रेणी, पंजाब काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, भैया जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, ये सब किसके हिस्सा है, पंजाब हिमालय के हैं। उसके बाद ये काली नदी है उत्तराखंड, ये नेपाल वाली जगह पर, क्योंकि हमने मल्टीपल टाइम भैया काली रिवर का विवाद पढ़ाया है नेपाल दद्दा के साथ। यहाँ पर कुमायूं हिमालय है, कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। यहाँ से भैया काली नदी के बाद ये तीस्ता नदी है, इसके मध्य नेपाल हिमालय आता है। इसी में माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। यही मेरे प्यारे मित्रों तीस्ता नदी है। तीस्ता नदी ये यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य वाले हिमालय को असम हिमालय कहते हैं। यहाँ से गंगा आती है बांग्लादेश में, जिसे भैया क्या कहते हैं बताइए मित्रों, हम कहते हैं पद्मा के नाम से, ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से। यही तीस्ता आकर के इसी ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। आराम से ये बांग्लादेश में सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं, जिनके भैया न्यू मेटाफोर जड़े कहते हैं। आइए सर, हमने ये लिख दिया है, आप पीडीएफ से भैया ये टॉप 10 है मेरे प्यारे मित्रों, विश्व के 10 सबसे ऊंचे पर्वत क्रम से लगा दिए हैं। पीडीएफ में आराम से दिख जाएगा। माउंट एवरेस्ट है, फिर ये केटू है, फिर कंचनजंगा, फिर लोहसे है, फिर मकालू है, फिर चोईयोई है, फिर धौलागिरी है, फिर मानसू है, मनासू है, मनालसू है मेरे प्यारे मित्रों, फिर नंगा पर्वत आता है, फिर अन्नपूर्णा आता है। ध्यान रख लेना, पीडीएफ के माध्यम से ले लेना, ठीक है ना। हाल ही में कृष्णा गोदावरी के बेसिन में किस गैस के विशाल भंडार पाए गए हैं मेरे प्यारे मित्रों, विशाल भंडार मीथेन गैस के हैं। सवाल बना सर मीथेन गैस मिली है कृष्णा गोदावरी के बेसिन में। सर बेसिन क्या होता है, हमने कहा जिस जगह पर नदियां अपना पानी ला करके डालती है ना, उस गड्ढे में भैया बन जाता है, उसे हम बेसिन कहते हैं। सर बेसिन तो आपने देखा होगा, हर जगह पर मेरे प्यारे मित्रों मीथेन गैस मिलती है। कृष्णा और गोदावरी के बेसिन में विशाल भंडार पाए गए हैं। पूछा जाएगा मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है, ध्यान रख लेना मेरे प्यारे मित्रों। सर इसका यूज क्या करेंगे, इतना पागल हो गए ये लोग। हमने कहा आपको पता नहीं है, जो आप CNG देखते हैं ना, CNG में क्या है, इनडायरेक्टली तो मीथेन ही है ना मेरे प्यारे मित्रों। ये इनडायरेक्ट कहें तो मीथेन गैस ना मिलकर के CNG प्राप्त हो चुकी है, याद रख लेना। जो भैया केजरीवाल सरकार आराम से बस चलाने का काम, CNG गैस तो आपने देखी है ना सर, उसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे मित्रों के सवाल बन रहा होगा सर कृष्णा गोदावरी चर्चा में है तो सवाल आएगा परीक्षा में, तो आइए भैया पिक्चर के माध्यम से हम गोदावरी पर चर्चा जरूर करेंगे। इस तरीके से करेंगे कि मित्रों को पहली बार समझ में आएगा, बहुत सारा डिटेल में ज्ञान लेकर के आते हैं। आइए सर हम समझते हैं गोदावरी नदी। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के तंबक, भैया याद रख लेना, त्र्यंबकेश्वर कहते हैं, वहां से निकलती है, याद रख लेना। लोकेशन देखो मैप पर भरोसे, और ये महाराष्ट्र से निकल करके तेलंगाना होते हुए आंध्र प्रदेश में राजमुंदरी के पास अपना डेल्टा बनाती है, याद रख लेना मित्रों। द्वारा देखें इसको, ये वाला हमारे सभी मित्र जानते हैं महाराष्ट्र है, ये वाला तेलंगाना है, ये वाला मेरे प्यारे मित्रों क्या है, आंध्र प्रदेश है, ये वाला इधर छत्तीसगढ़ है, इधर ये कर्नाटक है। हमारे मित्रों ने तो ये वाला 4 वाला सिस्टम याद कर रखा है। हाँ सर, ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, क्योंकि यहाँ द्विसदनात्मक व्यवस्था है। याद करिए मित्रों, देखिए किस तरीका से गोदावरी जा रही है। महाराष्ट्र से निकली थी भैया, आराम से तेलंगाना आई, और तेलंगाना आते हुए ये छत्तीसगढ़ की सीमा लगाते हुए आराम से भैया पूर्वी घाट पर आकर के आंध्र प्रदेश में ये पूर्वी नदियां हैं डेल्टा बना देती है।
दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी बोला जाता है इसे बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा भी कहते हैं। सवाल आएगा गोदावरी से। गोदावरी की सहायक नदियां पूछी जाती हैं मित्रों, याद रख लेना। इतने सिंपल तरीके से भर के दिखा रहा हूं, जरा देखिए जनाब मेरे प्यारे मित्रों में 1 मिनट, क्योंकि ये साफ कर दूं तो मजा आ जाएगा, ठीक है ना। इस साफ करने का एक ही सिस्टम है हमारे पास, और कोई है नहीं है। आइए सर, मूला इसकी नदी है, सहायक प्रवरा इसकी नदी है, और दूधना इसकी है, पूर्णा है। लोकेशन देखिए मेरे प्यारे मित्रों, उधर से पैन गंगा, मैंने बताया था पैन गंगा में आकर के वर्धा नदी मिल जाती है। वर्धा के बाद भैया आती है बैन गंगा, वो भी पैन गंगा में मिल जाती है। उसके बाद प्राणहिता आती है, वो भी पैन गंगा में मिल जाती है। मेरे प्यारे मित्रों, उड़ीसा से निकलती है इंद्रावती नदी, आकर के गोदावरी में मिल जाती है। इधर से एक मंजरा नदी भी आती है, जाकर के गोदावरी में मिल जाती है। इधर से मानेर भी आती है। मेरे प्यारे मित्रों याद रख लेना, इतना सिंपल तरीका से मैंने आपको भैया दे दिया है, पीडीएफ के माध्यम से भी शेयर करता हूं। तो कौन कौन सी सहायक नदियां हुई? मूला, प्रवरा, दूधना और पूर्णा, पैन गंगा, बैन गंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मंजरा, मानेर, ये सारी की सारी नदियां एक बार भर लेना, आराम से भैया सेट हो जाएंगी माइंड में। मेरे प्यारे मित्रों ये गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। आइए सर आगे बढ़ते हैं, कृष्णा नदी पर चर्चा करेंगे। कृष्णा नदी ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो महाबलेश्वर की पहाड़ी महाराष्ट्र से निकलती है। याद रख लेना, दोनों नदियां कहां से निकली थी? महाराष्ट्र में। गोदावरी कैसे गई थी? याद करिए मेरे प्यारे मित्रों, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होकर के जाती है। कृष्णा कहां से जाती है? महाराष्ट्र से कर्नाटक में आराम से ये भैया यहाँ सीमा मिलाती है, तेलंगाना होते हुए कर्नाटक में भी जाती है कृष्णा, और आराम से भैया आंध्र प्रदेश में इसी के नजदीक गोदावरी के जाकर के डेल्टा बनाती है। विजयवाड़ा के समीप अपना डेल्टा बनाती है, याद रख लेना। ये इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं मेरे प्यारे मित्रों? याद रखिए, पंचगंगा, देखिए वहां पैन गंगा, बैन गंगा थी। सर बहुत सारा कंफ्यूज होता है, हमने कहा गजबी बात कर दी, हम याद कराए ना आपको। हमारे पंच भगवान, पंच कहते हैं ना, पंच तत्व में विलीन हो गए, ऐसा भैया हमारे कृष्ण भगवान थे ना, पंच तत्व में विलीन हो गए थे। याद करने के लिए तो क्या करना, ठीक है ना सर। तो पंचगंगा कृष्णा की सहायक होगी। दूध हमारे कृष्ण भगवान खाते थे, दूध मलाई, तो दूध गंगा कृष्णा की सहायक नदी होगी। मेरे प्यारे मित्रों घाटप्रभा, मालप्रभा और ये तुंग और भद्रा दोनों नदियां हैं। देखिए लोकेशन को, आराम से ये मिल जाती हैं, तब इसे तुंग भद्रा कहते हैं। ऊपर से भीमा नदी आती है, क्योंकि भीम भी एक भगवान से ही संबंधित है, अर्जुन भीम। ये सारी की सारी नदियां भैया कृष्णा की सहायक नदियां हैं। तो याद रख लेना, पंचगंगा, दूध गंगा, मालप्रभा, घाटप्रभा, तुंगभद्रा, भीमा, ये कृष्णा की सहायक नदियां हैं। याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों, में 1 मिनट में पेन को सिलेक्ट करके आपको बहुत सारी रोचक जानकारियां सिखाने जा रहा हूं। आंध्र प्रदेश तट पर गोदावरी कृष्णा डेल्टा के मध्य कोलेरू झील मिलती है। याद रख लेना, आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा में कोलेरू झील स्थित है। ध्यान दें कि कृष्णा स्थित बांध इस प्रकार है कि श्रीशैलम बांध आंध्र प्रदेश में, मैंने तो ये मल्टीपल टाइम बताया, बताइए। अलमाटी बांध, नागार्जुन सागर बांध ये कर्नाटक में है, कृष्णा नदी पर स्थित है। याद रख लेना। बढ़े आगे, कृष्णा नदी जल बंटवारे से संबंधित जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के बीच 1957 से चल रहा है भैया विवाद, ठीक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदल करके किसके नाम पर करने की घोषणा की है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर की है। ए ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश के बारे में तो हमारे बहुत सारे मित्र पहले से जानते हैं सर, ये बार कई बार पूछा गया है। उत्तर प्रदेश के कौन से जिला नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो पीलीभीत करती है, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज है। ये भैया आराम से ये नेपाल से सीमा साझा करते हैं। याद रख लेना। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला पूछा जाता है मित्रों, तो बलिया है। याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों। बड़े उत्तर प्रदेश की राजधानी सभी मित्र जानते हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लोकसभा 80 सबसे ज्यादा है भैया, राज्यसभा भी सबसे ज्यादा, विधानसभा भी सबसे ज्यादा, विधान परिषद भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश है, जनसंख्या ज्यादा है। हाल ही में विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया? सभी मित्रों को पता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। ए ऑप्शन सही है।
बड़े आगे मेरे प्यारे मित्रों। आइए सर हम दिखा देते हैं क्या है एटमॉस्फेयर की परतें, जिन्हें हम लेयर कहते हैं। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर आता है, जिसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं। याद रख लेना, यहां से कई बार परीक्षा में सवाल पूछा जाता है। क्षोभ मंडल 18 किलोमीटर तक मिलता है। हमने कहा ठीक है, यहाँ वायुमंडल घटनाएं होती हैं। सबसे ज्यादा घनत्व तो ग्रीन हाउस प्रभाव इसी में होता है। बादल इसी क्षोभ मंडल में बनते हैं। दिख रहा है कि नहीं? थम्स अप करो मेरे प्यारे मित्रों, शेयर करो। और यहाँ पर भैया ये बादल बरसते भी कहां पर है? क्षोभ मंडल में बरसते हैं। याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों, 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की जगह पर याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों, ये वाला लिखा है सब समताप मंडल कहते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। कितना ज्ञान मिलता है इस भैया क्लास से आपको। यहाँ पर ताप समान होता है, कोई भी मौसम की घटना नहीं होती है समताप मंडल में। याद रख लेना, एरोप्लेन जो आपके उड़ते हैं वो समताप मंडल में उड़ते हैं। इसी समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन लेयर, जो आपको दिख रही है ये वाली। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसे नुकसान पहुंचा रही है। यही पराबैंगनी किरणें सूर्य की आती हैं, ओजोन परत से भैया वापस टकरा करके चली जाती हैं। याद रख लेना मित्रों, इसी 50 किलोमीटर से लेकर के 80 किलोमीटर तक कौन सा मंडल पाया जाता है? मीसोस्फीयर पाया जाता है भैया। मीसोस्फीयर कहते हैं, जिसे मध्य मंडल कहते हैं। याद रख लेना, इसी 80 किलोमीटर से ऊपर भैया चलेंगे थोड़ा 640 किलोमीटर तक तो आयन मंडल पाया जाता है, जिसे हम आयनोस्फीयर कहते हैं इंग्लिश वाले भैया। ये रेडियो तरंग परावर्तित होती हैं। जो हम सैटेलाइट स्थापित करते हैं वो यहीं पर करते हैं। याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों, इससे ऊपर जाएंगे ना थोड़ा तो एक्सोस्फीयर मिल जाता है, जिसे हम महामंडल कहते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं भैया, ये हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती हैं। याद रख लेना मेरे प्यारे साथियों, एक बहुत सारी रोचक जानकारी आपको सिखा दूं, शायद आप पहली बार देख रहे हैं। गर्मियों में क्षोभ मंडल है ना ये, इसकी भैया ऊंचाई बढ़ जाती है, 18 से ज्यादा हो सकती है। सर्दियों में इसकी भैया ऊंचाई घट जाती है। याद रख लेना, ये पूछा गया था। ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है मेरे प्यारे मित्रों। बहुत सारी जानकारी सीखने के लिए मिलती है, आप खुद समझदार हैं, समझ चुके हैं। हाल ही में लोकसभा ने 2 साल के लिए संसद के सदस्य के वेतन में कितनी भैया, जो हमेशा बात करते हैं पैसा बढ़ाने की, अब अपना 2 साल के लिए कटौती करवा रहे हैं सांसद 30%। बी ऑप्शन सही है। एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट के अनुसार एशिया महाद्वीप की अर्थव्यवस्था 2020-21 में कितने प्रतिशत गिरेगी? हमने कहा 0.7%। डी ऑप्शन सही है। एशिया विकास बैंक ने कहा है कि यहाँ भैया जीडीपी 0.7% गिरने का अनुमान लगाया है। सर ये एशिया वाले एडीबी के बारे में सुना सा नहीं लग रहा? हमने गजब ही बात कर दी। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुई थी। ये फिलीपींस मनीला वाले लोग हैं ना, इसका हेडक्वार्टर मनीला में है, फिलीपींस में जानते हैं, जो साउथ चाइना सी में स्थित है मेरे प्यारे मित्रों। आइए सितंबर के प्रमुख दिवस की बात करें। 1 से 7 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाते हैं, पोषण आप जानते हैं। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, 7 सितंबर को क्षमा दिवस या स्वच्छ वायु दिवस, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 11 सितंबर को देशभक्ति दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं, और भैया सेशन को दम लगा करके शेयर कर दें। भैया मिलेंगे शाम को 7 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहो, बिंदास रहो सर। टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद, जय भारत।